हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस ऑफ पेइंग बैंकर। सो पेइंग बैंकर जो होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है मेन, वो मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सर, फंक्शंस तो बता रहे हैं बट मीनिंग नहीं पता हमें पेइंग बैंकर का। सो वो भी बताऊंगा मैं आपको पेइंग बैंकर का मीनिंग क्या होता है। बट मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिछले ही वीडियो में पेइंग बैंकर का एक डीप मीनिंग बताया है। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। सो यहाँ पर मैं आपको सिंपल बताऊंगा, वहाँ पर आपको मीनिंग के साथ मिल जाएगा। मीनिंग मतलब रिटर्न मीनिंग है, रिटर्न मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शॉर्ट सा मीनिंग बताऊंगा कि पेइंग बैंकर होता क्या है। सो पेइंग बैंकर, फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक पेमेंट करना है, मेरा अकाउंट है कैनरा बैंक में। सो कैनरा बैंक से मुझे पेमेंट करना है। सो फॉर एग्जांपल, कलेक्शन बैंक जो है, जो जिसे मुझे पेमेंट करना है उसका अकाउंट है एसबीआई में, बट मेरा अकाउंट है कैनरा बैंक में। सो कैनरा बैंक क्या करेगा, कैनरा बैंक, अब फॉर एग्जांपल मैंने उसे चेक दे दिया। मेरा चेक चेक के ऊपर किसका नाम रहता है, चेक के ऊपर उसका जो जिसे पेमेंट दे रहा हूँ मैं उसका नाम रहेगा और मेरे बैंक का नाम रहेगा। अब जैसे कैनरा बैंक का ऊपर नाम रहेगा। सो वो ले लिया चेक, वो ले लेके जाके अपने अकाउंट एसबीआई में दे दिया। सो एसबीआई में उसने अपना चेक दे दिया, जो मैंने दिया सो उसे चेक को उसने एसबीआई में दे दिया। सो इसका कुछ क्लियरेंस प्रोसेस रहता है, एसबीआई कैनरा बैंक से कांटेक्ट करेगा और एसबीआई क्या करेगा, चेक को कैनरा बैंक को भेजेगा। कैनरा बैंक सारे ये देखकर मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें से पैसे कट कर लेगा और मेरे पैसे उसको वो एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा वो कस्टमर को। सो इसे ही कहा जाता है पेइंग बैंकर। पेइंग बैंकर मतलब जो पेमेंट करता है। वो एसबीआई बैंक पेमेंट का पेइंग बैंकर नहीं है, कैनरा बैंक है, क्योंकि कैनरा बैंक में से पैसे कट रहे हैं। एसबीआई क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ मिडिल मैन का काम कर रहा है। एसबीआई कलेक्शन बैंक हो गया, यहाँ पर पेइंग बैंकर कौन होगा, पेइंग बैंकर है कैनरा बैंक, क्योंकि कैनरा बैंक में से पैसे कट रहे हैं। सो कैनरा बैंक इज द पेइंग बैंकर इस कंडीशन में। सो ये हमने देखा पेइंग बैंकर का मीनिंग क्या होता है। अब हम जस्ट देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, पेइंग बैंकर का मेन फंक्शंस क्या होता है। फर्स्ट हो गया checks drawn on branch. The paying banker shall honor only those checks which are drawn against the account maintained at a branch and the of the bank where the checks are presented. So यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ये डेफिनेशन लिया है, ये फंक्शंस लिया है। सो पेइंग बैंकर, सो पेइंग बैंकर वो बैंक है जो सिर्फ वही अकाउंट्स या वही चेक्स पे करेगा जिसके पास उसका अकाउंट है, जिसके बैंक में उसका अकाउंट है, या तो फिर जिसे कोई भी एक ब्रांच में उसका अकाउंट है। अब जैसे मेरा बैंक था कैनरा बैंक, कैनरा बैंक सिर्फ कैनरा बैंक के ही पेमेंट करेगा। अब जैसा मैंने एसबीआई का एग्जांपल दिया था, कस्टमर का वो जिसे मुझे पेमेंट करना था, मैंने एसबीआई का एग्जांपल दिया। एसबीआई सिर्फ मिडिल मैन का रोल प्ले करता है, वो पेमेंट नहीं करता। कैनरा बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं चेक दे रहा हूँ तो सिर्फ कैनरा बैंक ही इसकी पेमेंट करेगा। वो जो एसबीआई का मैंने एग्जांपल दिया था वो सिर्फ एज अ मिडिल मैन काम करेगा। बट जो भी पेमेंट होगा कैनरा बैंक से, यानी जिसके बैंक में उसका अकाउंट है, जो चेक दे रहा वही पेइंग बैंकर है, उसके पैसे ही कटेंगे। सो वही चेक वही लेगा। सो फर्स्ट फंक्शन वही है, चेक्स ड्रॉन ऑन द फंक्शन ऑन द ब्रांच। सो जो भी उसके अकाउंट में जो भी उसके बैंक में अकाउंट है वही चेक्स वो लेगा, वही चेक्स का पेमेंट वो करेगा। सेकंड है प्रेजेंटेशन विद इन वैलिडिटी नीडेड। सो जो एक चेक्स की कुछ वैलिडिटी रहती है, कुछ टाइम रहता है, स्पेसिफाइड टाइम, उस टाइम के अंदर चेक प्रेजेंट होना चाहिए और उस टाइम में ही वो चेक एक्सेप्ट होगा। और अगर वैलिडिटी के बाद आप देखें तो चेक एक्सेप्ट नहीं होगा। सो लिखा है द पेइंग बैंकर इज legally bonded to pay only such check which are presented to him for a payment within a reasonable time. So पेइंग बैंकर सिर्फ वही चेक एक्सेप्ट करेगा और वही चेक का अमाउंट प्रेजेंट करेगा जब तक उसकी रीजनेबल टाइम में उस चेक को प्रेजेंट किया गया हो। सो रीजनेबल टाइम इज 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक। जब एक चेक इश्यू होता है उसके बाद उसका रीजनेबल टाइम सिर्फ 6 मंथ होता है। 6 मंथ के आप बाद उस चेक को आप अगर प्रेजेंट करेंगे जाके बैंक में, सो वो चेक नहीं चलेगा। यूजुअली द चेक प्रेजेंटेड आफ्टर 6 मंथ ऑफ दर इश्यू आर
कंसिडर्ड स्टेल चेक, जो भी चेक आप 6 मंथ के बाद जाके बैंक में प्रेजेंट करेंगे उस चेक को स्टेल चेक कहा जाएगा। सो उसकी वैलिडिटी, कोई से भी चेक की वैलिडिटी 6 मंथ रहती है। 6 मंथ तक आप उसके चेक को प्रेजेंट करना चाहिए बैंक में। अगर वो चेक अगर 6 मंथ के बाद प्रेजेंट होगा तो वो चेक नहीं चलेगा एक कोई से भी बैंक में। सो ये होगा सेकेंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन हम देखेंगे। थर्ड फंक्शन है प्रेजेंटेशन विद इन बैंकिंग आवर्स। चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन द बैंकिंग आवर्स। सो चेक कौन से भी रहते हैं जो बैंकिंग आवर्स, कुछ स्पेसिफाइड बैंकिंग आवर रहते हैं, उस बैंकिंग आवर्स में ही उस चेक को प्रेजेंट करना चाहिए। अगर उसके बाद चेक को अगर प्रेजेंट करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही बैंक कर लेगा उसकी पेमेंट की। सो नेक्स्ट लिखा हुआ है एनी चेक प्रेजेंटेड आफ्टर द बैंकिंग आवर्स हैज़ नो लीगल इफेक्ट एंड thereof banker cannot be held liable for refusing payment on such checks। सो अगर कोई सा भी चेक अगर बैंक के बैंकिंग आवर्स के अंदर अगर चेक प्रेजेंट हुआ तो उस चेक का क्लियरेंस होगा। अगर उस बैंकिंग आवर्स के बाद अगर वो चेक अगर या प्रेजेंट किया गया तो उसका जो भी बैंकर रहता है वो उसकी पेमेंट देने से रिफ्यूज़ कर दीजिएगा, या तो फिर वो चेक क्लियरेंस नहीं होगा। उसके कुछ रूल्स रहते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफाइड रूल्स रहते हैं बैंक्स की, ऐसे आवर्स में ही उस चेक को एक्सेप्ट किया जाए। सो इसका काम भी पेइंग बैंकर करता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे मोस्टली बैंकिंग का आवर्स रहता है 10 to 4, उस बैंकिंग आवर्स में ही अगर वो चेक अगर दिया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, तभी वो एक्सेप्ट होगा, उसके बाद वो चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फोर्थ है सफिशिएंट बैलेंस। फंड इन द अकाउंट मस्ट बी सफिशिएंट एंड अवेलेबल टू हॉनर द चेक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 50,000 है, मुझे 50,000 का मैंने चेक दिया, मेरे अकाउंट में 40,000 है। सो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो जाएगा, वो चेक बाउंस हो जाएगा। मेरे अकाउंट में अगर 50,000 रहे तो ही चेक क्लियर होगा, अगर 50,000 नहीं रहे तो चेक बाउंस हो जाएगा। अगर 1 रुपया भी अगर कम रहा तो भी चेक बाउंस होता है। मैं तो 10,000 का डिफरेंस ले आऊँ, अगर 1 रुपया भी अगर कम रहा तो भी चेक बाउंस होता है। सो इस पेइंग बैंकर का यहाँ पर फंक्शन होता है कि वो जो भी अकाउंट में जितने पैसे हैं वो देखना चाहिए एक बैंकर को, उसके बाद ही उस चेक का पेमेंट करना चाहिए। लास्ट इज मस्ट बी वैलिड इंस्ट्रूमेंट। सो check not drawn in the proper form are refused by the पेइंग बैंकर। अगर चेक के कुछ रूल्स रहते हैं, उस रूल के हिसाब से अगर वो चेक अगर नहीं दिखा या तो फिर चेक प्रॉपर फॉर्म में नहीं देखा तो जो भी बैंकर है, पेइंग बैंकर है, या तो फिर बैंक में जो काम कर रहे हैं उस चेक को लेने से मना कर देंगे। चेक सेक्शन 5 ऑफ NI एक्ट provide that the banker should examine the contents of the check to ensure that it is perfectly a valid instrument containing a conditional order to a certain sum of money। So section 5 and 6 of negotiable instruction act, so ये एक्ट है, उसके तहत उसमें लिखा गया है बैंकर क्या है अपने जो भी उस चेक के जो भी फॉर्म, जो चेक जो फॉर्म में रहता है उस फॉर्म में अगर चेक है या नहीं वो उस देखने का काम रहता है बैंक का। उसमें अच्छा सही लिखा गया है या नहीं। अब जैसे कुछ रूल्स रहते हैं बैंक के, जैसे प्रॉपर नेम रहना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट रहना चाहिए, सो प्रॉपर सिग्नेचर रहना चाहिए। सो कुछ रूल्स रहते हैं चेक्स के, अगर चेक्स उस रूल में ही अगर चेक रहेगा तो ही चेक एक्सेप्ट होगा। अगर कुछ चेक्स में अगर कुछ गलतियाँ रहेंगे तो वो चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पेइंग बैंकर से। सो ये थे हमारे 5 फंक्शंस ऑफ द पेइंग बैंकर। सो इसमें मैं आपको 5 फंक्शंस बताया पेइंग बैंकर के। आई होप आप यहाँ से आपको पेइंग बैंकर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम अगला टॉपिक चेक्स के बारे में है, चेक्स का बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। सो आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको समझने आया होगा। समझने आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मेरे फ्यूचर में आते रहेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में पेइंग बैंकर का अच्छे से मीनिंग समझाया, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वो भी एक बार जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।